हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले वो लोग जो चैनल को पहले भी देख चुके हैं और दोबारा से वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर आए हैं तो उनका वेलकम है। और जो न्यू हैं, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको यूज़फुल लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मैं जो लेकर आई हूँ उसमें हम ये जानेंगे कि 5 लॉज क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनका इम्प्लीकेशन क्या है, यानी कहाँ पर प्रयोग होता है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि 5 लॉज तो हैं लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ पर है, पहला लॉ जो है उसका एग्जाम्पल आप क्या देंगे, किस चीज़ के बारे में बताएंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सबसे पहले 5 लॉज होते क्या हैं, तो सबसे फर्स्ट लाइन में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। दीज आर ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि किसी भी जो सब्जेक्ट होता है उसकी एक नींव होती है, बेस होता है जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है। तो 5 लॉज वही है, बेस है, फंडामेंटल है लाइब्रेरी साइंस का। और ये कब 1928 में पहली बार इसके बारे में एस आर रंगनाथन ने लोगों को बताया था कि वो इन लॉज पे काम कर रहे हैं। और किताब के फॉर्म में, एक बुक के फॉर्म में ये कब पब्लिश हुए थे, 1931 में पब्लिश हुए थे। और जो पहला लॉ है जो कि है बुक्स आर फॉर यूज़, इसका श्रेय वो देते हैं अपने प्रोफेसर को। उनके मैथ्स के जो प्रोफेसर थे उनका नाम था एडवर्ड बी रोस, उसको वो उनको वो इसका श्रेय देते हैं। श्रेय देने का मतलब ये है कि जो पहला लॉ है वो खुद रंगनाथन जी ने नहीं बताया, इसका जो आइडिया है वो इनके प्रोफेसर ने उनको दिया था और बाकी के जो 4 लॉ हैं वो इन्होंने खुद बनाए हैं या खुद दिए हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, बुक्स आर फॉर यूज़। पहले के समय में जब किताबें बहुत कम होती थी, कम क्यों होती थी, क्योंकि संसाधन इतना नहीं था पर्याप्त कि हम इतनी सारी किताबें प्रिंट कर सकें। जब हाथों से लिखी जाती थी किताबें तो उसमें बहुत समय लगता था। एक पहले गुरुकुल प्रथा के बारे में भी सुना होगा आपने, या कभी टीवी में या कहीं किसी डॉक्यूमेंट्री में देखा हो कि गुरु जो होते थे वो गुरुकुल प्रणाली जो थी उसमें शिष्य एक आश्रम में जाकर रहते थे, वहाँ पर वो गुरु से सीखते थे। तो एक किताब होती थी जो गुरु ने पहले प्रिपेयर की होती थी और वही उनके जो शिष्य होते थे वो उसको कॉपी करते थे, तो आगे की जनरेशन्स में उसको फॉरवर्ड किया जाता था। इस तरीके से एक कॉपी की बहुत सारी कॉपीज़ बनाई जाती थी, तब मशीन्स नहीं थी। फिर धीरे धीरे राजा महाराजा वाली प्रथा चली, तब भी वही था कि लिखने का काम होता था, हाथों से लिखा जाता था, इंक से लिखा जाता था। उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो जो बहुत प्रिविलेज लोग थे जिनके पास बहुत पैसा था, संसाधन थे, तो वो किताबों को संभाल कर रखते थे अपने पास में। वो एक वेल्थ को प्रेजेंट करने का भी तरीका था, लेकिन लोग क्या करते थे कि उसको आगे के लिए संरक्षित करते थे कि इतनी मेहनत से इनको बनाया गया है, लिखा गया है, तो आगे की जनरेशन तक पहुंचाया जाए। और बहुत सारे वर्ग ऐसे भी थे जो उन किताबों को नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि उनके पास में वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि पहले अलग तरह की प्रणाली चलती थी, वर्ग होता था अलग अलग तरह का, और हर एक वर्ग के लोगों को पढ़ने का ना अधिकार था ना उनकी वहाँ तक पहुँच थी। तो तब किताबों को प्रिजर्व करना एक तरह से मजबूरी भी थी और एक तरह से वो ज़रूरी भी था। उसका अपोजिट फर्स्ट लॉ रंगनाथन लेकर आए और उन्होंने कहा बुक्स आर फॉर यूज़। हमें उनको किसी बक्से में या अलमीरा में बंद करके नहीं रखना चाहिए। जब तक किताबों का इस्तेमाल नहीं होगा तो उनको रखना बेकार है। ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना ही अच्छा रहेगा, लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल कॉन्ट्रेरी यानी उसका अपोजिट फर्स्ट लॉ बनाया ताकि लोगों को पता चले कि बुक्स आर फॉर यूज़। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस आर रंगनाथन ने ऐसा कहा तभी होता है, पहले से ये चीज़ चली आ रही थी, लेकिन लॉज जो दिए गए हैं वो देने का काम सबसे पहले एस आर रंगनाथन ने किया था। फिर इसका इम्प्लीकेशन देखते हैं। इम्प्लीकेशन यानी जो फर्स्ट लॉ है वो कहाँ अप्लाई होता है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि लाइब्रेरी की जो लोकेशन है, वर्किंग आवर है, वो कैसा होना चाहिए। लोकेशन सेंटर में होनी चाहिए। आप सबने सुना होगा सेंटर इसलिए कि अगर एक सिटी के बिल्कुल कोने पे है तो कोई भी यूज़र वहाँ तक नहीं जाना चाहेगा, उसका जितना समय वहाँ जाने में लगेगा उससे कम समय पे अगर वो अपने घर में रहकर पढ़ता है या किसी आसपास की लाइब्रेरी में जाता है तो उसके लिए यूज़फुल लगेगा। लाइब्रेरी आर यानी कि कितने घंटे लाइब्रेरी खुलनी चाहिए, वो इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का यूज़र कितना कन्वीनियंट है उन वर्किंग आवर्स में। फर्नीचर, अगर देर तक वहाँ यूज़र को बैठना है तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए। बुक्स सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए, जैसा हमारा यूज़र है उसकी नीड को सेटिस्फाइंग करने वाली। लाइब्रेरी का स्टाफ कैसा होना चाहिए, वहाँ पे लाइब्रेरी में एक्सेस किस तरह की होनी चाहिए, ओपन एक्सेस या क्लोज एक्सेस, और लाइब्रेरी के रूल्स कैसे होने चाहिए। हर चीज़ यूज़र को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। बुक्स आर फॉर यूज़, ताकि किताबों का यूज़ हो सके।
अब अगर मॉडर्न इम्प्लीकेशन की बात करेंगे तो इसमें एक एग्जांपल आप देख रहे हैं डिजिटल लाइब्रेरी का। यानी अगर मैं एक डिजिटल लाइब्रेरी स्टार्ट करती हूँ तो ना तो फिर मुझे लाइब्रेरी लोकेशन देखने की ज़रूरत है, ना लाइब्रेरी के आवर्स, ना ही फर्नीचर की ज़रूरत है मुझे। क्यों? क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी में एक क्लिक पे आप लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहे जहाँ हैं, आपको वहाँ से, आपको अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक क्लिक पे आप लाइब्रेरी को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं किसी भी बुक को। तो ये इसका मॉडर्न इम्प्लीकेशन हो गया। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है? एवरी रीडर हिज और हर बुक, यानी हर एक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, जो भी वो रीडर है, जैसा भी रीडर है। लाइब्रेरी में आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो हमें या आपको लगेंगी कि अरे ये यहाँ पर क्यों है। वो क्वेश्चन जायज़ है, लेकिन इसलिए है क्योंकि हम उसके यूज़र नहीं हैं। वो किताब किसी और के लिए है, दूसरे यूज़र के लिए है, जो उसके इंटरेस्ट की है। सभी यूज़र एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी नीड्स अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। सो टू मेक बुक्स अवेलेबल फॉर एवरी यूज़र इज़ नॉट द अलोन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है कि हर एक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ये सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात होती है सेकेंड लॉ में। इसका ट्रेडिशनल इम्प्लीकेशन क्या कहता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, जो स्टेट है वहाँ की, स्टेट अथॉरिटीज़ जो हैं, लाइब्रेरी अथॉरिटी जो है, लाइब्रेरी का स्टाफ है, उन सब के कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ ना कुछ उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि हाँ आपको ये फुलफ़िल करना चाहिए। अब उसमें रीडर्स की भी कुछ हैं ऑब्लिगेशंस कि भाई आपको ये इन इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। लाइब्रेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि भाई आप अपने यूज़र के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे बुक्स अवेलेबल करवाएं, ठीक है। और रीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बुक्स को ख़राब ना करें, समय पे रिटर्न करें। अब इसमें रिसोर्स शेयरिंग भी आ जाता है कि अगर एक जगह पे अवेलेबल नहीं है तो दूसरी जगह से जहाँ वो अवेलेबल है वहाँ से उसको प्रोवाइड किया जाएगा। मॉडर्न इम्प्लीकेशन क्या कहता है? इसमें हम CS और SDI को यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटराइज जो सर्विसेज हैं उसके थ्रू हम यूज़र को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करा दे रहे हैं। या एक और इसमें इम्प्लीकेशन, एक एग्जांपल है कि जो RTI एक्ट है वो कब लागू हुआ था? इट वाज इनेक्टेड ऑन 15 जून 2005। तो इसको भी हम सेकेंड लॉ का एक इम्प्लीकेशन मानते हैं, एक मॉडर्न इम्प्लीकेशन, क्योंकि इससे हर किसी को, RTI में हर किसी को सूचना का अधिकार दिया गया है। तो वो एक यूज़र है जिसको एक तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो उसको मांगने का पूरा हक रखता है, और जहाँ से भी वो चाहता है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। अब थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी बुक इट्स रीडर। यहाँ पे किताबों की बात कर रही है कि लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें रखी हैं उन सभी का पाठक वहाँ तक पहुँचना चाहिए। इसीलिए हम किताबों में क्या करते हैं? शेल्फ अरेंजमेंट करते हैं, नई बुक्स जो आई हैं उसको डिस्प्ले में लगाते हैं, कैटलॉग बनाते हैं। वरना कितनी किताबें ऐसी हैं जो कहाँ रखी गई हैं वो हमें भी नहीं पता रहता। मान लीजिए आपके यहाँ अगर 3-4 लाख किताबें हैं, आपने एक बार अच्छे से उनको जमा दिया, फिर आप खुद ही नहीं देखने जाएंगे कि मैंने कहाँ क्या रखा है। तो इसीलिए रेगुलर शेल्फ को रीअरेंज करते रहना चाहिए, ताकि जो बुक्स पीछे की तरफ को रखी गई हैं या कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ यूज़र नहीं जा रहा है फ्रीक्वेंटली, तो वहाँ से हटाकर कहीं और रखें, ताकि यूज़र्स के नज़रों में आ सके और उसको वो पढ़ सकें। मॉडर्न इम्प्लीकेशन, आपको आपने ओपैक सर्विस दे दी, आपने लाइब्रेरी की एक वेबसाइट बना दी जहाँ से लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं आप। एक्सटेंशन सर्विस मतलब कहीं आपने गाड़ी में बुक्स ले जा करके और पहले से एक पैम्फलेट बांट दिया या लोगों को बता दिया, किसी तरह से आपने व्हाट्सएप में सर्कुलेट कर दिया कि इस दिन हम यहाँ पे एक छोटा सा बुक फेयर ऑर्गेनाइज करेंगे या यहाँ पे मोबाइल लाइब्रेरी प्रोवाइड कराएंगे। इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो मॉडर्न इम्प्लीकेशन है इसकी। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ लॉ पे। फोर्थ लॉ कहता है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सबसे बड़ी बात यही है कि आजकल के टाइम में इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत तो हम सबको है, लेकिन समय हमारे पास उतना नहीं है कि हम कोई किताब खोल करके और उसमें से पढ़ने बैठे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि हम ईजिएस्ट ऑप्शन सर्च करते हैं। हम ऑनलाइन गए और जो हमको थोड़ी बहुत जानकारी मिली वो हमने निकाल ली। अनटिल एंड अनलेस अगर कोई रिसर्चर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई इस तरह का यूज़र है जिसको स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो किसी जर्नल को या कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट को विज़िट करेगा। तो इसलिए क्या कहा गया कि हमेशा लाइब्रेरी की तरफ से ये उसकी ड्यूटी बनती है कि जो उसके पास पाठक आ रहा है उसके समय को बचाए, उसी के समय को बचाने की कोशिश करें। इसके ट्रेडिशनल इम्प्लीकेशन क्या क्या है? ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस होगा तो उसका समय कैसे बचेगा? वो खुद से जा कर के देख सकता है उसको कौन सी बुक्स चाहिए और कौन सी नहीं। अब मान लीजिए मैंने किसी को 2 किताबें दी कि आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए।
अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो उसी में से एक लेकर जाएगा। और अगर मैंने उनको खुद बोल दिया कि आप जाइए वहाँ शेल्फ में लगी हुई हैं, आप जाकर देख लीजिए, तो वहाँ 10 और किताबें हैं, तो उनका समय बच गया। वो बार बार वहाँ पर आकर ये नहीं कहेंगे कि हाँ कोई और बुक है तो और दिखा दीजिए, या कोई और आपके पास में ऑनलाइन एक्सेस है बुक का तो वो मुझे बता दीजिए। नहीं, उनको हमने एक बार एक्सेस दे दी, वो खुद वहाँ जाएंगे, खुद से ऑनलाइन सर्च करेंगे, उनको मिल जाएगी। ये ट्रेडिशनल इम्प्लीकेशन है जहाँ पे शेल्फ में जाकर सर्च करना पड़े। सर्कुलेशन सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम अगर हम कंप्यूटराइज रखते हैं, फास्ट होता है हमारा, क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है, कैटलॉगिंग कर रखी है, तो इससे क्या होगा, यूज़र का टाइम बचेगा। अगर हमने कैटलॉग नहीं बनाए हैं, क्लासिफिकेशन नहीं बनाया, नहीं किया है, तो कैसे ढूंढेंगे किताबों को। इसलिए ये ट्रेडिशनल इम्प्लीकेशन है, टू सेव द टाइम ऑफ द यूज़र। मॉडर्न इम्प्लीकेशन क्या कहता है, सेव द टाइम ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज़र। अभी तक हम डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो प्रिंटेड फॉर्म में थी। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यानी डिजिटाइज्ड फॉर्म ऑफ, डिजिटल फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। information of modern application of modern information एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग लाइब्रेरी सर्विसेज। अब यहाँ पे जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे लाइब्रेरी की सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, देखिए सर्विसेज तो हम पहले भी दे रहे थे, लेकिन मॉडर्न इम्प्लीकेशन में क्या है कि हम जब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी सर्विसेज को चैनलाइज कर रहे हैं यूज़र तक, तो उसका समय बचेगा। किसी भी तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज़ करेंगे, डेफिनेटली उसका समय बचेगा। तो ये इसका मॉडर्न इम्प्लीकेशन है। एंड लास्ट वी आर एट फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ कहता है लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, एक वर्धनशील संस्था है, यानी जिसमें निरंतर ग्रोथ होती रहती है। अब यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखे, एक चाइल्ड ग्रोथ और एक अडल्ट ग्रोथ। यानी जब एक बच्चा छोटा होता है और वो ग्रोइंग एज में होता है, अपनी शुरुआत से लेकर के और टीन एज तक, तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूस हमें पता चलती है कि हाँ इसकी हाइट बढ़ रही है। और उसके बातचीत से हमें पता चलता है कि इंटेलेक्चुअली ये ग्रो कर रहा है, समझदार हो रहा है, पढ़ाई में इसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो वो चाइल्ड ग्रोथ को दर्शाता है। यानी हमारी लाइब्रेरी हमने जब शुरू करी, मान लीजिए मैंने अपनी एक लाइब्रेरी शुरू करी और मैंने सिर्फ 1000 किताबों से शुरू करी, क्योंकि मेरे पास तब इतने ही यूज़र थे कि जिनकी नीड मैं 1000 किताबों से पूरी कर सकती थी। उसके बाद कुछ समय के बाद में मेरे यूज़र्स बढ़े तो मेरा कलेक्शन भी बढ़ेगा। मेरी जो मान लीजिए एक बड़ा हॉल मैंने लिया था किराए पे, रेंट में लिया था, उसमें अगर मेरे यूज़र्स नहीं फिट हो पा रहे हैं, मेरा कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसको और एक्सटेंड करूँगी। हो सकता है मैं एक और फ्लोर ऐड कर दूँ, या फिर मैं उसके आसपास में कहीं और ऐसी जगह देखूँ जो रूम उससे बड़ा हो। तो इस तरीके से ये अडल्ट ग्रोथ को दर्शाता है, यानी वो ग्रोथ जो होती तो लगातार है लेकिन दिखती नहीं है, जो कलेक्शन यानी हमारी लाइब्रेरी के कलेक्शन की बात करता है। अब ट्रेडिशनल इम्प्लीकेशन में क्या है कि ग्रोथ इन रीडिंग मटेरियल, जो लाइब्रेरी की में रीडिंग मटेरियल आपके पास में है वो निरंतर बढ़ते रहता है। नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो हैं आपके वो भी कंटिन्यूसली बढ़ते हैं। और वीडिंग आउट भी इसमें दिया है कि अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब हो गई हैं, उन्हें अगर आप हटाएंगे नहीं तो नए सामान के लिए आपके पास जगह कहाँ से बचेगी। ये सारे ट्रेडिशनल इम्प्लीकेशंस हैं। मॉडर्न इम्प्लीकेशन में आईसीटी टूल्स का इस्तेमाल और इशू रिटर्न सिस्टम और स्टाफ, ये 3 चीज़ें क्यों लिखी हुई हैं, क्योंकि अभी पीछे इसके पहले वाले लॉ में हमने देखा कि टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। जहाँ पे हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, हम किसी तरह के डिवाइस की यूज़ कर रहे हैं, हम किसी एप्लीकेशन की यूज़ कर रहे हैं या वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो हम लाइब्रेरी के यूज़र का समय बचा रहे हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ लॉ भी यही कहता है। मॉडर्न इम्प्लीकेशन क्या कहते हैं, हम आईसीटी टूल्स को यूज़ करते हैं अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड करने के लिए, यानी हमारी लाइब्रेरी की ग्रोथ तो हो रही है, निरंतर हो रही है। इशू रिटर्न सिस्टम हमारा जो पहले था उससे बेटर हमने एक और इम्प्लीमेंट, मान लीजिए आप पहले ऑफलाइन में थे, यानी मैनुअल इशू रिटर्न होता था आपके यहाँ पे, अब आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है। पहले आपके यहाँ 4 लोगों का स्टाफ था, अब वो बढ़ गया है, अब आप वेबसाइट बना चुके हैं और आप अब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लाइब्रेरी के फिफ्थ लॉ को, यानी लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म को दिखाती हैं, जहाँ 2 तरह की ग्रोथ होती है। एक स्टार्टिंग स्टेजेस में होती है जो हमें लगातार दिखती है, और दूसरी एडवांस स्टेज में होती है जो दिखती नहीं है लेकिन कंटिन्यू रहती है। सो दिस वाज द टॉपिक, और आई होप ये आपको समझ में आया हो, और अगर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।